हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने 8th NCERT ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये चैप्टर? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत इजी है, बहुत कुछ इसमें आप लोगों को पहले से आप लोगों को पता होंगी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जानते रहिए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन परसेंटेज करके ये परसेंटेज ही डायरेक्ट पूछ लेता है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के सिर्फ 30% भाग पर रहती है, सिर्फ 30% भाग पर रहती है। शेष 70% भूमि या तो विरल जनसंख्या या तो वह निर्जन है, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है, निर्जन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सोचिए, इतने बड़े, इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इतने बड़े भूभाग पर यहाँ पे जल है और उसके बावजूद यहाँ पे पानी की, स्वच्छ जल की कमी है। तो यही इसमें है। और देखते हैं भूमि क्या है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। संसाधन भूमि भी तो है। हम लोग आगे संसाधन के बारे में पढ़े थे। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब जो 30% भाग भूमि है उसमें भी थोड़े से, मतलब कुछ परसेंट ऐसे हैं जो आवास के योग्य नहीं है। लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे भूमि समतल हो, जहाँ के आसपास नदियाँ हो, जल की व्यवस्था हो, डेजर्ट ना हो, रेगिस्तान एकदम ना हो कि वहाँ पे जल की भी समस्या होती है, फसल उगाने की भी समस्याएं होती हैं। तो बहुत से भाग, मतलब इस तरीके के क्षेत्रफल पर रहेंगे तो मतलब वहाँ पे बहुत, जहाँ इस तरीके की भूमि होती है वहाँ पे बहुत सघन आबादी होती है, वहाँ पे अत्यधिक लोग रहते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जहाँ की जैसी जलवायु रहेगी, जैसे कि अभी आप ध्रुव पे चले जाइए तो ध्रुव पे जीवन असंभव है क्योंकि वहाँ पे वर्ष भर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तो वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ जमी रहती है। तो जलवायु भी बहुत मायने रखता है। जलवायु भी, अब आप जहाँ बहुत डेजर्ट हो, जैसे कि बहुत रेगिस्तान हो, वहाँ पे आप रहना, वहाँ पे जीवन यापन करना, वहाँ पे खेती करना, जल की पीने योग्य पानी कम, पीने पानी ही वहाँ पे कम है, सिंचाई के लिए नहीं है। तो ऐसी जगह पे बहुत प्रॉब्लम होती है रहने में, बहुत परेशानी होती है रहने में। तो यही है कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब ये नहीं है कि जितना भी विश्व में, जितनी, अगर मान लीजिए 30% भी है अगर, तो उस भाग पे सब लोग समान रूप से रहेंगे, उसमें भी समान रूप से वितरण नहीं है। जनसंख्या समान रूप से वहाँ पे नहीं निवास करती है कि जितना यहाँ पे है उतना वहाँ पे भी वैसे इस तरीके से समान नहीं है, क्योंकि ये जलवायु और भूमि की बनावट पे, भूमि की विशेषता पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कहाँ पे आबादी कितनी सघन है। ये चीज़ें भूमि की विशेषता पर भी डिपेंड करती है। तो वही चीज़ है कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत और संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। मतलब जहाँ पे भूमि बहुत ऊबड़ खाबड़ होगी और पर्वत की तीव्र ढाल होगी, अब वहाँ पे सोचिए, वहाँ पे जहाँ पे बहुत पर्वत का तीव्र ढाल होगा वहाँ पे जीवन यापन करना कितना मुश्किल होगा। जहाँ बहुत सघन सिर्फ वन ही होंगे वहाँ पे भी जीवन यापन करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी आबादी बहुत कम देखी जाती है, बहुत कम होती है, विरल अथवा निर्जन होती है, हम कह सकते हैं। उर्वर मैदानों में, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। मतलब जहाँ पे ये भूमि जो है कृषि के लिए उपयुक्त है, जहाँ पे जल है, जहाँ पे सिंचाई की जा सकती है, जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे आबादी बहुत सघन होती है। अब भूमि उपयोग के बारे में देखिए, आप यही इसीलिए हम बता रहे थे कि ये चैप्टर ईजी है। भूमि उपयोग के बारे में आप क्या नहीं जानते कि भूमि का उपयोग कृषि के लिए होता है, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योगों की स्थापना। मतलब भूमि का भिन्न भिन्न इसके कार्य हैं, भिन्न भिन्न उसका उपयोग है, बहुत अलग अलग तरीके से। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आप लोगों को पता हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? ये बच्चों के लिए है। हम आगे देखते हैं।
भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। स्वामित्व के आधार पे देखिए, भूमि क्या होती है कि स्वामित्व के आधार पे दो तरीके से होती है। एक निजी हो सकती है, एक सामुदायिक हो सकती है। निजी जैसे कि हम अपना खुद का, मेरा जो भूमि होगा, जहाँ पे मेरा अधिकार होगा, वहाँ हम कृषि कर सकते हैं, वहाँ पे हम मकान बना सकते हैं, हम रह सकते हैं, या हम पशुओं के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या, वो मेरी निजी भूमि है। लेकिन कुछ भूमि ऐसी भी होती हैं जो, जैसे कि हम 3-4 लोग, एक कम्युनिटी की भूमि हो गई कि यहाँ पे ये चीज़ें मिलके ये इस काम के लिए कई लोगों ने पैसा लगाया, ये भूमि खरीदी, तो वो अकेले की, मेरी की तो होगी नहीं, अकेले आपकी तो होगी नहीं, तो वो सामुदायिक भूमि के अंतर्गत आएगी। सामुदायिक भूमि का जैसे कि प्रयोग अधिकांशतः, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं जैसे कि चारा के लिए। अब जहाँ पे चारा रखा जाएगा, वहाँ से पूरे गाँव को या पूरे क्षेत्र को जब वहाँ से बांटा जाएगा, दिया जाएगा, तो वो चारा का जो स्थान हुआ वो किसी की विशेष व्यक्ति की नहीं है, वो सामुदायिक है, वहाँ से सबके लिए वितरण होगा। तो फलों, चारा और नट, औषधि, बूटियों को एकत्र करना, ये सब सामुदायिक भूमि के लिए उपयोग किया जाता है। इस सामुदायिक भूमि को संपत्ति साझा संसाधन भी कहते हैं। मतलब कि संपत्ति साझा, ये मतलब कि कई लोगों के साथ साझा करते हैं ना, तो यही है कि संपत्ति साझा संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या जो है और उनकी डिमांड तो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि क्या है, भूमि की उपलब्धता तो सीमित है, उपलब्धता भूमि की सीमित है। तो क्या है कि स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता, जगह पे भूमि कहीं ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं कृषि के लिए उपयोगी है या नहीं है, कहीं भूमि के लिए है, कहीं तीव्र। तो इस तरीके से यही कह रहा है कि स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये इसमें कुछ खास नहीं है, ये सब आप लोग जानते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, इसको देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे मांग बढ़ रही है जनसंख्या की, तो प्राकृतिक संसाधन, जाहिर सी बात है कि वनों का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे कृषि की तरफ लोगों का ध्यान कम जा रहा है, तो वन भूमि जो है बहुत बड़े पैमाने पर हर जगह मकान बन रहे हैं। कृषि योग्य भूमि बहुत कम रह जा रही है, मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रह जा रही है। जिस तरीके से जनसंख्या की डिमांड बढ़ रही है, मिट्टी की गुणवत्ता में अत्यधिक ह्रास हो रहा है। तो यही है कि बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। भूमि और वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर है। तो क्या है कि जाहिर सी बात है कि मतलब पहले से तो कमी बहुत आई है, लेकिन समाप्त होने का डर है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इसी के लिए वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को विनियमित उपयोग एवं अतिचारण पर रोक। मतलब जो कीटनाशक मृदा में किस तरीके से गुणवत्ता में कमी आ रही है, जो हम खाद वगैरह, यूरिया वगैरह का छिड़काव करते हैं, इससे क्या होती है, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है। इस अत्यधिक उपयोग करने से रोक लगाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, तभी प्राकृतिक संसाधनों का बचाव संभव है। मृदा देखते हैं। मृदा का संरक्षण कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है।
अब देखिए आप लोग ये सोचेंगे, भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मतलब जो मिक्सचर होते हैं, जो जैव पदार्थ होते हैं, वही हमारे मृदा को, मिट्टी को क्या बनाते हैं, का मिश्रण जो होता है वही मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखिए कि यहाँ पे है ना कि अपक्षय की क्रिया, ये अपक्षय क्या है, तो आप लोग कुछ शब्दावलियाँ आप लोग समझते रहिए। देखिए हम आप लोगों को बताते हैं कि ये अपक्षय क्या है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे शब्दावली दी गई है, ये रहा अपक्षय। आप लोग शब्दावली पे ज़रूर ध्यान दिया करिए। यहाँ पे है ना कि अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। मतलब जब क्या होती है कि तापमान में जब परिवर्तन होता है, तुषार क्रिया जो होती है, पौधों, प्राणियों द्वारा, मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा, मतलब कि इन सब के द्वारा जब क्या होती है कि सेल टूटते हैं, तो क्या होता है कि जब टूटते हैं और क्षय होता है, तो यही क्या कहलाते हैं, अपक्षय की क्रिया कहलाते हैं, अपक्षय कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि मृदा परिच्छेदिका क्या कहते हैं, सॉइल सेक्शन क्या कहते हैं इसे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको समझिए कि इसमें जो दिया गया है, देखिए पहला क्या है कि जनक चट्टानें हैं। ठीक, ये चट्टानें हैं, यही है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ यही है, ये है। इस पे जो होती है, या ये लेवल जो होता है, सेकंड लेयर जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पे फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। चट्टान पे तो फसलें होंगी नहीं, इस पे भी फसलें नहीं उगाई जाती हैं। इसके बाद इससे जो बनती है, जो थर्ड लेयर आता है, उसे क्या होता है, बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा। तो यही जो होती हैं यहाँ पे, ये थर्ड लेयर पे आता है। तो ये जो सबसे ऊपरी जो है, ये जो आप लोगों को यहाँ ग्रीन जिस पे फसल दिखाई गई है, दर्शाई गई है, यही क्या होता है, ये इसी ही ह्यूमस कहते हैं। यहीं पे वनस्पतियाँ होती हैं, यही मृदा होती है, इसी पे हम रहते हैं, यही चीज़ें हैं, यही सबसे थर्ड। इस सेक्शन को आप याद रखिए, कभी कभी सेक्शन पूछ सकता है। तो पहले जनक चट्टानें होंगी, फिर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होगी। इसमें क्या था कि जो मानव द्वारा, पशु द्वारा और पेड़ द्वारा, मतलब किसी के द्वारा जब उनका अपक्षय होता है और वो टूटती हैं और छोटे छोटे कण में बन जाते हैं, तो उसे आगे चल के वो बालू, गाद और क्ले के रूप में आती हैं। फिर वही चल के आगे जाके मृदा बनती है। तो उस पर फिर क्या होते हैं कि उसे ह्यूमस कहते हैं, और फिर वो क्या होते हैं, उस पर फसलें उगाई जाती हैं। यही चीज़ है, इस सेक्शन को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए कि मृदा को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि सबसे पहले देखते हैं जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। क्या होती है कि जनक सेल, ये हम आगे दिखाएं, जो सबसे निचली वाली थी, उसे सबसे निचली वाली परत को हमने क्या बताया था, जब सॉइल सेक्शन को पढ़ा रहे थे, मृदा परिच्छेदिका को पढ़ा रहे थे, तो बताए थे वहाँ पे कि उसे ही सबसे निचली वाली को जनक चट्टान या जनक सेल कहे थे। रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता डायरेक्ट पूछ लेता है कि जनक सेल को लेके या रंग गठन को लेके कि गुणधर्म, खनिज, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जो मृदा, ये सब चीज़ें जो हैं वो निर्धारित करती हैं। और देखते हैं दूसरा क्या है, उच्चावच, तुंगता और ढाल। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। मतलब मृदा के संचय को, मतलब मृदा की नेक्स्ट है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। तीसरा है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका,
समय ही इस चीज़ को तय करती है। समय मृदा परिच्छेदिका सॉइल सेक्शन जो हम बताए थे अभी आगे कि मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु जैसा क्लाइमेट रहेगा, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ें डायरेक्ट पूछ लेता है कि मोटाई को कौन निर्धारित करता है, कौन निश्चित करेगा, तो मृदा परिच्छेदिका की तो समय करेगा। ठीक है, ये पूछा भी है क्वेश्चन और संभावना भी है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। देखते हैं क्रियाकलाप। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और मतलब कि यहाँ पे ये तो मान लीजिए कार्य दिया गया है बच्चों को, लेकिन मतलब भारत में कौन कौन से जलोढ़, काली, एक तरीके से आप लोग ये देखिए भी कि कौन कौन सी मिट्टी है। जलोढ़, कितने लोगों को तो नाम भी जिनको नाम भी ना पता हो कि मिट्टी के प्रकार, तो जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं, मतलब होती हैं ये चीज़ें। तो आगे देखते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। क्या है, मतलब जो जनक शैल आप थे डायग्राम में, जनक शैल जो सबसे निचला भाग था वहाँ पे जनक शैल ही था वह, तो वही है कि जनक शैल का स्वरूप कैसा होगा ये निर्धारित करेगा उसके निर्माण में महत्वपूर्ण है। और जलवायविक कारक, ये दोनों चीज़ें निर्माण के कारक में होती हैं, प्रमुख मुख्य कारक होती हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जो अन्य कारक हैं वो क्या हैं। स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, मतलब जितना टाइम लगेगा वो मृदा निर्माण के कारक में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न, मतलब अलग जरूरी नहीं है कि सब जगह एक ही हो, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती हैं। मृदा कारक निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां देखिए इस तरीके से हैं। संरक्षण कैसे की जा सकती है। मल्च बनाना, क्या है, मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती हैं, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो इसको मल्च बना के हम क्या करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। वेदिका हम लोग आगे इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदिका कैसे बनती है, कि जो हम सीढ़ी मतलब तीव्र ढलान से जो पानी गिरते हैं, जो जल का बहाव होता है, जब पर्वतीय क्षेत्र में हम कृषि करते हैं तो तीव्र ढलान से तीव्रता से पानी नीचे ना गिरे, जल प्रवाहित ना हो, तो इसके लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि सीढ़ी नुमा ऐसे ऐसे बना दिए जाते हैं, इसे ही वेदिका कहते हैं। और वेदिका से पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। चौड़े समतल सोपान, सोपान मतलब चरण, तो क्या करते हैं, चौड़े समतल चौड़े ऐसे सीढ़ी की तरह बना दी जाती है, ताकि ढलान जो है वो कम हो जाए और जल का जो है अपने साथ न्यूट्रिशन भी बहा के लेके चला जाता है, तो वो चीज़ें रुकी रहें, इसीलिए ये बनाए जाते हैं। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट समतल फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। देखिए ये भी एक प्राकृतिक अवरोध है। समुच्च रेखीय जुताई क्या है, ये भी एक प्राकृतिक अवरोध है। इसको क्या किया जाता है कि ये भी इसका भी कार्य क्या है कि मतलब उसकी ढलान को कम करना, ढलान को कम करके जिससे बहते हुए जल को रोका जा सके, अवरोध उत्पन्न किया जा सके, ये भी एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। देखते हैं तीसरा, रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ना कि रक्षक मेखलाएँ क्या करते हैं, लाइन से पेड़ ऐसे लगा दिए जाते हैं लाइन से, जिससे क्या होता है कि जब तीव्र हवा आती है, तीव्र पवन चलती है शुष्क प्रदेशों में, और ये को नाम याद हो गया कि रक्षक मेखलाएँ क्या होती हैं। तो जब वो रक्षक मेखलाएँ मतलब रक्षा करने के लिए, आप लोग इस चीज़ को इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ये सब रक्षा करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं रक्षक मेखलाएँ, लेकिन नाम याद हो गया। लेकिन ये कभी ये ना पूछ के रक्षक मेखलाएँ किस प्रदेश में की जाती है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कि तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों
में पवन की गति को रोकने के लिए की जाती है। वृक्ष को जो है एक कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। जैसे कि बहुत हर वक्त जो हवाएं तेज बहती हों वहाँ मृदा को उड़ा के भी ले जाती हैं, तो इसी को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं की जाती हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, आगे हम लोगों ने देखिए यहाँ पे पढ़ा था समोच्च रेखीय जुताई पढ़ी थी। वहाँ पे क्या कहते थे कि उसके प्राकृतिक ढाल बनाए जाते हैं, प्राकृतिक ढाल का निर्माण होता है, उसमें भी ढलान को कम किया जाता था। तो ये क्या है, रोधिकाएं हैं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं हैं। इसमें क्या है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक, चट्टान बांध, ये क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जल के हर किसी का कार्य क्या है, जल के प्रवाह को कम करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जहाँ ढलान ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत बड़ी ये समस्या होती है कि वहाँ पे खेती की कैसे जाए। वहाँ पे अगर सिंचाई की जा रही है तो सारे जल बह जाते हैं एक साथ, तो उसको रोका कैसे जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि चट्टान बांध क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। कितना थी, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। वर्ष 1975 की बात है ये। 1975 में मानव उपयोग के लिए लगभग जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई है। चलिए जल पढ़ते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग इसके पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। इसके आगे वाले चैप्टर में संसाधन पढ़े थे, उसमें हम लोग जल भी पढ़े थे। भूपृष्ठ के 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह भी कहना उपयुक्त है। जलग्रह भी इसे कहते हैं, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश भाग पर जल है। लगभग 3.5 अरब पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। महासागरों का जल वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है, स्लाइम वाटर होता है, कि वह मानव के लिए पीने योग्य वो जल नहीं है। बहुत ज़्यादा उसमें लवणता होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसको भी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल जो साल्टी वाटर नहीं है वो कितना है, सोचिए, जिसे हम नीला ग्रह कह रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें वहाँ सिर्फ पीने योग्य पानी कितना है, 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। वो मतलब वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे इंसान पहुँच के रह सके और वहाँ के जल का प्रयोग कर सके, क्योंकि ध्रुव वगैरह में जैसे हुआ, ध्रुवीय प्रदेश जो है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है। तो यही है, केवल 1% अलवण जल, अब बचा 1% अलवण जल उपलब्ध है, जो मानव 2% स्वच्छ जल थे, अलवण जल थे, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते थे, मनुष्य इस्तेमाल कर सकता था, उपभोग कर सकता था, जिसमें से 1% जो है चला गया कि
जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि उसका हम उपयोग कर सकें, 1% जो जल है वही हम उपयोग कर सकते हैं जो अलवण जल है। तो ये क्या है कि उपयोग कर सकते हैं और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अब उसमें भी सोचिए, अब इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, इतने ज़्यादा जल प्रदूषण है कि उसमें भी कमी आती जा रही है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में मतलब क्या होता है कि इसकी में कमी नहीं आ रही है। जल जितना है इस चीज़ में कमी आ सकती है कि पीने योग्य पानी, उपयोग में जो मानव पानी जल ला सकता है उसमें कमी आ सकती है। जल की मात्रा उतनी ही है, न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। वाष्पीकृत होती है, फिर पुनः वो लौट के आती है, नदियों महासागरों में मिलती है। तो ये क्या होता है कि जो है कि पीने योग्य पानी में कमी हो रही है। और महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्र मतलब यही क्रम चलता रहता है, यही चक्र चलता रहता है, निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जल चक्र वाष्पीकृत होना, फिर उसे फिर वर्षा द्वारा फिर वापस धरती पर आना, भूमि पर आना, जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। जल के बहुत से कार्य हैं। और जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ये देखिए, जल बाजार के बारे में सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर है। अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। कई जगह ऐसे हैं जहां पानी खरीदने के लिए वो निर्भर हैं। ये देखिए, यमुना नदी है, यहाँ पे कितनी मैली ये नदी हो चुकी है। यहाँ पे औद्योगिक जो है, बाहर से जितने भी कचरे हैं, शहर के जो भी कचरे हैं, सब नदियों में, गंगा नदी है, सबकी बहुत बुरी दशा है कि नदी प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहे हैं, पीने योग्य पानी बहुत ही कम बचे हैं। और आगे देखते हैं जल संसाधनों के, अब इसके संरक्षण के बारे में समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने भूमि के संरक्षण के बारे में समझा था, मृदा संरक्षण के बारे में हम लोग आगे पढ़े हैं। ये जल संसाधनों के संरक्षण हैं। आज विश्व के शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, आगे हम लोगों ने भी पढ़ चुके हैं हम इसके पहले, जल नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। जब इसका अति उपयोग किया जा रहा है और प्रदूषण किया जा रहा है तो ये उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है, नहीं बच रहा है, उसमें गिरावट आ रही है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिकी बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। ये तरीका है जल संरक्षण का। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ये दूसरी विधि है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली शहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से जो जल हैं, जो क्षति से हो रही है, वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों, ये देखिए, से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंकल क्या होता है? स्प्रिंकलरों के द्वारा
ये देखिए स्प्रिंकल है ना, ये इस तरीके से मतलब जब जल गिरते जगह 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 से ऐसे ऐसे फव्वारे के रूप में, इसे ही कहते हैं स्प्रिंकलर। क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर कहते हैं इसे ही। से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत लंबा चौड़ा आप लोग ये सुन रहे हैं तो आप लोगों को बोर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने योग्य क्या बातें होती हैं कि इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि एक तो आप लोगों को स्प्रिंकलर क्या होता है इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये सिंचाई का एक साधन है। टपकन और यहाँ पे ये कहाँ पे होती है इस चीज़ को ध्यान रखना है। टपकन विधि भी एक सिंचाई का साधन है, ड्रिप विधि भी, और ये कहाँ पे की जाती हैं? शुष्क प्रदेश में की जाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जाता है। अगर पूछ ले, सिर्फ सिंचाई न पूछ ले जल संसाधन संरक्षण कैसे किया जाएगा, तो उसमें ये सिंचाई के नाम हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में रहे तो ये सही होंगे कि इन सिंचाइयों के माध्यम से जल संरक्षण में बहुत सहायता मिलती है। जल संरक्षण का एक ये भी महत्वपूर्ण कारक है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को जो बीच में जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे इसके पहले जो इंपॉर्टेंट था उसको नोट किए, इस चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जिसे हम जैवमंडल कहते हैं, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर क्या बनता है? जैवमंडल ही बनता है। जैवमंडल में सभी जो जीवित जातियां हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? यही जो जीवन एक दूसरे पे जो डिपेंड करती हैं, जैसे हम लोग फसलों पे, तो कुछ लोग लोगों पे, जैसे कि कुछ मांसाहारी होते हैं वो जीवों को खाते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं वो फसलों को खाते हैं। यही जो पूरा एक तंत्र बना है इसे ही पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और यही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पूरी कहानी न सुनिए, बस इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझते हुए चलिए। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मली हैं, आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैटेक्स और तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं। हमको क्या मिलती है इन चीज़ों से? देखिए, ब्रह्मकमल जो है एक औषधीय बूटी है जो आपके अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं। पौधे के क्या हैं? असंख्य, ये तो कुछ उपयोग बताए गए हैं, और जैसे गोंद और तारपीन का तेल, ये सब चीज़ें, और लेकिन इसके असंख्य उपयोग हैं। इनमें जैसे कि और भी आप लोग जानते होंगे। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। इन सबसे जीव जंतुओं से कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों से के परागण में मदद करती है, और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मधुमक्खी। इस चीज़ को आप लोग जो नाम दिया रहे, इस चीज़ को तो आप लोग ज़रूर ही देख लिया करिए। जैसे मधुमक्खी का स्पेशली नाम दिया गया है तो इस चीज़ को आप लोग जानते रहिए सबका, लेकिन इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। फूलों के परागण में मदद करती है। आगे देखते हैं, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, क्योंकि ये क्या होते हैं जो अब सोचिए अगर अपमार्जक उनका ना होता, जीव जंतुओं का ना होता, तो हर जगह आप लोग सड़े गले जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते। तो गिद्ध क्या करती है कि गिद्ध को इसीलिए अपमार्जक कहा गया है क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाने का कार्य करती है, और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक इसीलिए समझा जाता है। हर किसी का इस पर्यावरण में अपना अलग स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक के न होने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए सबकी आवश्यकता है, सब इम्पॉर्टेंट है इस पर्यावरण में। इसलिए प्राणी चाहे बड़े अथवा छोटे सभी पारितंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, जहाँ का जैसा तापमान होगा, जैसे कि बर्फीले पे देखिए आप कटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो ये तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती हैं। विश्व की वनस्पतियों में प्रमुख कारक 4 वर्गों में बांटे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 वर्ग आप लोग जरूर देख लीजिए। वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ये क्या है? ये 4 भागों में बांटे गए हैं। भारी
वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जल होगा वहीं पे अधिक वन पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आर्द्रता कमी होती है वैसे वैसे वृक्षों के आकार और उनकी सघनता में कमी आती है। जहाँ पे अभी डेजर्ट वगैरह में आप जाइए देखिए, वहाँ पे आपको वृक्ष मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। जहाँ पे वर्षा नहीं होती है वहाँ पे वनों की सघनता में कमी देखने को मिलती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष, जहाँ सामान्य रूप से वर्षा होते हैं वहाँ पे क्या होता है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिसमें विश्व की घास स्थलों का निर्माण करती हैं। कम वर्षा निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। ये आप लोग ये ध्यान दे दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। 2 शताब्दी से वृक्ष में बहुत कमी आई है वृक्ष में, और ये तो सामान्यतः ये सभी जान रहे हैं। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत अनमोल हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। पशु पक्षी ये सब कहाँ रहते हैं? पौधे पे ही तो रहते हैं। तो वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय देती हैं, पारितंत्र को भी संतुलित को अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। आजकल आप लोग न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि जगह जगह बाघ घूम रहे हैं, और ये क्या है, ये किस कारण है? क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास जो जंगल है, जो वन है, इसको मनुष्य इसका बहुत ज़्यादा हानि पहुँची है, बहुत कटाई हो रही है, जिस वजह से इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। और क्या है, जातियाँ असुरक्षित अथवा कितनी जातियाँ तो विलुप्त हो चुकी हैं, कितने जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, कितने संकट में हैं, संकटग्रस्त हैं, कुछ विलुप्त के कगार पे हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। जो मतलब जो अधिकार, जो शिकार इस तरीके से किए जा रहे हैं, जैसे कि जो मार दिए जाते हैं जीव जंतु, वही है कि सबसे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आई है। पशु खाल के लिए देखिए, बाल के लिए बहुत से ऐसे हैं कि जो लेदर के जो भी सामान बनते हैं, खाल वगैरह के लिए इन सब चीज़ों को, जीव जंतुओं को मार दिया जाता है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों का एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। ये आप लोग जानते भी होंगे। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिमतेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। आप लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा, और इनके शिकार में तभी कमी आ सकती है, क्योंकि ये गैरकानूनी तो है, उसके बावजूद भी ये छिपे स्तर पर ये कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए जा रहे हैं, वन अभ्यारण्य जो बनाए जा रहे हैं, जो जैवमंडल नीचे, ये सब क्या है? ये सब इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इनको हम संरक्षण दे सकें, इनका हम बचाव कर सकें, क्योंकि इनका भी हमारे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर ये नहीं होंगे तो पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो हर किसी पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण स्थान है और उनका रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वन्यजीव सरकार द्वारा और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें इनको संरक्षण देने के लिए बहुत कार्य किए जाते हैं, बहुत कानून भी बनाए गए हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या में भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों में से प्रत्येक प्रजातियों
के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। यह भी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव और प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब लोगों को सिर्फ सरकार की नीतियाँ ही काम नहीं आ रही हैं, लोगों को अगर खुद ही जागरूक हो जाएं तो इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि इनके शिकार पे, इनकी वृक्षों की कटाई पे रोक लगाई, कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है। तो उसके लिए सामुदायिक स्तर पे जो जागरूकता कार्यक्रम होते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। वन महोत्सव वगैरह इत्यादि ये सब चीज़ें करवाई जानी चाहिए। स्कूल में बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में ले जाने चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। और बहुत से देश में पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जो पशुओं और पक्षियों को मारने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए और इस चीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और की स्थापना की गई है, जिनसे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यही वो है, पूछ सकता है कि जिसमें मतलब इस पक्षियों की सूची किसमें तैयार की गई है। यही CITES में, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एक परिपाटी है, राष्ट्रीय नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में अंतर भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय भी ऑप्शन दे देगा, अंतर्राष्ट्रीय भी दे देगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है, उन पक्षियों की एक सूची तैयार की गई है, प्राणियों की सूची तैयार की गई है जिनका व्यापार नहीं किया जा सकता, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य होता है। जैवमंडल निचय, यह वैश्विक नेटवर्क है। जिस तरीके से राष्ट्रीय उद्यान है, जिस तरीके से ये है और आपका अभ्यारण्य वगैरह है, उसी तरीके से जैवमंडल निचय जो है ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इस चीज़ को हम लोग को बता रहे हैं कि ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो है CITES सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड के बारे में हम लोगों ने जब सबसे पहले जहाँ जैव विविधता पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे, ऑर्किड के बारे में। और एलो कुछ उदाहरण हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, इसको फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर। आज का चैप्टर बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था चैप्टर। देखते हैं इसको जल्दी जल्दी। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु, आगे हम लोग पढ़ चुके थे, 2 मुख्य थे और भी अन्य थे, लेकिन 2 मुख्य थे। 2 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? भूमि निम्नीकरण के 2 कारणवद लिखिए। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है? किन्हीं 2 सोपान के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों एवं प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। अभी ये जल्दी ही अभी हम लोग पढ़े हैं। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। और निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? ये देखिए, ये मिलान करने के लिए दिया गया है। भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध, जयमंडल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मृदा अपरदन को रोकना, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र हम लोग पढ़े थे। भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ और समुच्च रेखीय जुताई। आप लोग इसका आंसर दीजिए। कल नेक्स्ट क्लास हमारी अगले चैप्टर की NCERT ज्योग्राफी ही रहेगी। ओके, थैंक यू।